हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने दृष्टि टेस्ट सीरीज जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की शुरू कर रखी हैं, जिसमें आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 9 और यह होगा फुल टेस्ट। ठीक है, ये जो है कि हमारा फुल टेस्ट नंबर 1 रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट किए थे, यानी कि जैसे पॉलिटी का अलग किया, हिस्ट्री का अलग किया और ज्योग्राफी अलग, एनवायरनमेंट अलग, इकोनॉमिक्स के अलग। तो इस तरीके से सारे टेस्ट थे। और इससे पहले जो 8 नंबर टेस्ट जो हमने कल अपलोड किया था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो आज हम लोग करेंगे दृष्टि का टेस्ट नंबर 9, जो कि फुल टेस्ट नंबर 1 होगा। और इसी तरीके से ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है। यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को भी चलाया जा रहा है, वो भी लगभग सारे कंप्लीट कर दिए गए 2012 से 2022 तक के। तो और साथ ही साथ घटना चक्र की सीरीज भी कंप्लीटली चलाई जा रही है। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आपको हर प्रकार के कंटेंट मिल जाएंगे। आप वहां से अपनी तैयारी यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरओ के लिए कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज टेस्ट नंबर 9 को। तो पहला प्रश्न है आपका, जिसमें करंट अफेयर्स का प्रश्न दिया है। पहला, नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस नीति के तहत प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज कर की दरें भी व्यावसायिक की जगह औद्योगिक ही अब लगेंगी। तो पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि इसको रामायण सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जितने भी राम से स्थल जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे, प्लस अब जो है कि होटल्स जो अभी तक व्यावसायिक थे, कमर्शियल थे, अब इनको इंडस्ट्री के रूप में दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे भारत में होटलों का एक बहुत बड़ा व्यापार हो चुका है, जिससे अधिक मात्रा में अब टैक्स वसूलने की तैयारी होगी। अगला प्रश्न है सेकंड, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6378 किलोमीटर है। और त्रिज्या का मतलब होता है कि किसी सर्कल का केवल आधा पार्ट, ये होती है त्रिज्या। अगर हम इसी का एक और पार्ट इतना ही सेम जोड़ दें तो पूरा व्यास आ जाता है, यानी इस छोर से आप इस छोर पर जा सकते हो। तो 6378 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा व्यास आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सील्ड ज्वालामुखी पृथ्वियों के सबसे विशाल ज्वालामुखी होते हैं और मिश्रित ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा केवल ए, क्योंकि यहाँ पर जो सील्ड होती है ज्वालामुखी वो पृथ्वी के सबसे विशालतम ज्वालामुखी होते हैं, जबकि जो मिश्रित ज्वालामुखी होती है वो कम विस्फोटक नहीं बल्कि ज़्यादा विस्फोटक मानी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने नालंदा गुप्त जो है कि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ए, कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम, जिसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है, इसका जो दूसरा नाम है वो होता है महेंद्रादित्य। क्या नाम होता है इसका? महेंद्रादित्य। और इसी ने, कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और भी दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी सजीवों को 2 जगत में विभाजित किया है? सजीव को भी जो है कि इसने 2 जगत में विभाजित किया है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेगर मेंडल या वाटसन क्रिक, जॉन गोडान या कैरोलिस लीनियस। तो लीनियस साहब ने सजीवों को भी 2 जगत में डिवाइड कर दिया था। एक था इनका वनस्पति जगत और एक था इनका जंतु जगत। इन 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था। और मेंडल साहब ने क्या किया था? आनुवंशिकता का नियम दिया था, जिसके लिए इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया। और वाटसन और क्रिक ने क्या किया है? डीएनए की जो संरचना होती है उसके बारे में जानकारी इन्होंने दी थी। तो ये भी आपको पता रहे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा के स्थल हैं और ये राज्य। पहले तो समझिए भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। जो पृथ्वी के अंदर यानी कि जमीन के नीचे, धरातल के नीचे जो ऊर्जा संचित होती है रेडियो कार्बन तत्वों का विघटन होने से, तो इन्हीं को हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। तातापानी जो स्थल है यह कहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ में है? तो बिल्कुल सही बात है। मणिकरण की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है। बक्रेश्वर जो है कि पश्चिम बंगाल में है, यह भी सही है। तुवा यह गुजरात में है। और उसी तरीके से उनाई और जलगांव भी आपके महाराष्ट्र में। तो मणिकरण कहाँ हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो गद्दी पर बैठते हैं आपके गुलाम वंश। जब गुलाम वंश का सफाया हो जाता है, या जिसको मामलुक वंश भी कहते हैं, तो जब इनके बाद हमारे बैठते हैं खिलजी वंश। और खिलजी वंश को निपटा कर कौन बैठता है? तुगलक वंश बैठता है। फिर तुगलक वंश के बाद
ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश के बाद आपके बीच में थोड़े समय के लिए सैयद वंश आते हैं और उसके बाद आते हैं आपके लोधी वंश। इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि पहले खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लास्ट में लोधी वंश। और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसका युद्ध हुआ था किससे? बाबर से। और यही युद्ध पानीपत का पहला युद्ध भी कहलाता है, जो 1526 में हुआ। और यहाँ के बाद मुगल वंश का स्थापना होती है बाबर के द्वारा और मुगल राजवंश शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो अरिटापट्टी है ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि तमिलनाडु सरकार ने इसको एक जैव विविधता स्थल घोषित किया है। और ये भारत की अगर हम बात करेंगे तो ये 35वां जैव विविधता का स्थल माना जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनिश्चित काल हेतु स्थगन का अर्थ होता है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। संविधान ने संसद में कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं की है। अब तक संसद के दोनों सदन केवल 3 संयुक्त सत्र हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 से 123 तक संसद से संबंधित हैं। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है आपको। तो अगर आप देखेंगे इसका आंसर तो सी हो जाएगा कि 1 और 3 तो सही है। पहला क्या है कि जो अनिश्चित काल के लिए संसद की जो बैठक होती है उसे रोक देना ही स्थगन होता है। और यह सामान्यतः स्थगन कौन करता है? तो ये लोकसभा स्पीकर करता है, ये वाला स्थगन। और तीसरा स्टेटमेंट सही है कि अब तक सदन की संयुक्त बैठक यानी जो आर्टिकल 108 में वर्णित है ये केवल और केवल 3 बार ही हुई है। जबकि दूसरा गलत है और चौथा गलत है। क्यों गलत है चौथा और दूसरा? क्योंकि अगर हम बात करें संसद की भाषा की तो संसद ने स्पष्ट भाषा में लिखा है कि हिंदी और अंग्रेजी जो संसद के कामकाज के लिए घोषित की गई है, ये हिंदी और अंग्रेजी। और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पे लिखा जो 80 से 123 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिकल 80 से 123 नहीं बल्कि ये आएंगे 79 से 122। यहाँ तक पूरा विवरण संविधान में संसद के लिए दिया गया है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यहाँ पर लिखेंगे आप, अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। और जब अनुक्रमण बाह्य कारकों द्वारा किया जाता है तो इसे स्वजनित अनुक्रमण भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए ऑप्शन तो सही है लेकिन ये स्वजनित नहीं। जब बाह्य कारकों के द्वारा हो रहा है तो ये स्वजनित नहीं हो जाएगा दोस्तों। अगर स्वजनित होता तो यानी किसी भी कारक के बिना स्वयं ही किसी चीज़ का उत्पन्न हो जाना वहाँ पे कहलाता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपके बाह्य बलों के द्वारा हो रहा है तो इसको हम एलोजेनिक कहेंगे, यानी कि एलोजेनिक। और अगला प्रश्न है 11 नंबर, तुहफात उल मुवाहिदीन प्रकाशित किया गया था। ये जो पुस्तक है यह पूछी जा रही है तो ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी थी? ये इन्वायरमेंट से संबंधित है और ये रसल कार्सन कह दीजिए या रचल कार्सन, इनके द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। और इसमें जो है कि स्पेशली जो इन्वायरमेंट से संबंधित जो टॉपिक है इसमें दिए गए हैं। अगला प्रश्न, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो 1960 में हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि सागर का जो है कि नीतल का विस्तार हो रहा है, इसी तरीके से पृथ्वी के दूसरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसका विनाश भी हो रहा होगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने या किसे प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहा जाता है? यानी कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? राइबोसोम में होता है। और इसी को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह देते हैं, यानी कि कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, क्योंकि कोशिका को जीवित रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है और ऊतक के मिलने से यानी टिश्यू के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो अल्टीमेटली हमारे शरीर को जो प्रोटीन चाहिए होती है एनर्जी के लिए वो आपके राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो कि पीवीटीजी की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा सही आंसर ओडिशा। अभी हाल ही में 2023-24 जो 2023-24 का बजट आया है इसमें सरकार के द्वारा इन समूहों के लिए 15,000 करोड़, कितना? 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि अगले 3 वर्ष में इनके ऊपर खर्च किया जाएगा और इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसीलिए यह प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। तो आप लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक को ऐसे जोड़ सकते हैं आप स्टैटिक पोर्शन से। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खराज और जक़ात
क्या थे ये मुख्य रूप से? कर थे, गुलाम थे, सिक्के थे या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये कर थे दोस्तों। खराज और जकात जो हुआ करते थे वो सामान्य रूप से क्या होते थे? कर हुआ करते थे, टैक्स। अगर हम बात करें जकात की तो यह मुसलमानों से लिया जाने वाला जकात था, यानी कि कर था, एक तरीके से 2.5% सामान्यतः लिया जाता था। और अगर हम खराज की बात करेंगे तो यह भूमि के 10वें भाग के हिस्से में था, यानी कि 1/10। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने भारत में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना शुरू की है? तो खादी एवं ग्राम उद्योग के द्वारा जो है कि इसके लिए, यानी कि इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं KVIC, इसके द्वारा एक मधुमक्खी बाड़ लगाने का विकल्प खोजा गया है, जिसकी वजह से मानव और हाथियों के बीच में जो संघर्ष हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 18, सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में विकसित की गई? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, और यहीं से न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट हमारे भारत में भी धीरे धीरे प्रवेश कर गया। अगला प्रश्न, वायुमंडल में आर्गन का मिश्रण कितना होता है? तो 0.93। अगर आप अपने वायुमंडल की संरचना को देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि वायुमंडल में जो आर्गन का प्रतिशत है वो कितना, 0.93। क्योंकि अगर क्रम से आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन आती है 0.93, और फिर CO2 आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे नंबर पे 0.03%। तो ये आपको 4 तो गैसों का कम से कम याद रहना चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 1857 के विद्रोह के केंद्र हैं और यहाँ पे इसके नेतृत्वकर्ता भी दिए हुए हैं। अगर हम बात करें लखनऊ की तो बेगम हज़रत महल के द्वारा, फैज़ाबाद की बात करेंगे तो फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जी, और बरेली की बात करेंगे तो यहाँ से खान बहादुर खां, और बागपत की बात करेंगे तो यहाँ से शाहमल। तो बागपत से कौन शामिल हो गया था यहाँ पे? शाहमल जी यहाँ पे शामिल हुए थे। तो चलिए हम आगे प्रश्न को देख लेते हैं। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका तो C हो जाएगा। 21 प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव से शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 22, यहाँ पे समिति दी हुई है और यहाँ पे सदस्यों की संख्या। देखिए ये फुल टेस्ट है और ये पहला फुल टेस्ट है दृष्टि का, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, स्टैटिक डेटा, ये सारी चीज़ें इसमें मिश्रित रूप में मिलेंगी। इस तरीके से 4 से 5 टेस्ट पेपर आएंगे, जिनको हम लोग हर समय के साथ साथ इसको कंप्लीट करते चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति की बात करेंगे तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो कि पूरी तरीके से लोकसभा से होते हैं। और सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी जो संयुक्त समिति होती है, अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इसमें केवल होते हैं 15 सदस्य। और पुस्तकालय समिति की बात करेंगे तो इसमें होते हैं केवल 9 सदस्य। इसलिए अब आप इसका मिलान करेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, वृहत क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपक्षय इसके लिए पूर्व अपेक्षा नहीं है। बहता हुआ जल, हिमनद, वायु, लहरें, धाराएं जैसे कोई भी भू आकृतिक एजेंट इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और वृहत क्षरण होता है सामान्यतः पर्वतों पे। अगर जब इस तरीके से आप देखोगे तो पर्वतों के टुकड़े कुछ नीचे गिरते चले आते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि ये सामान्यतः अपक्षय के द्वारा नहीं बल्कि वृहत क्षरण हो रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा है या ब्रायोफाइट है? तो आप इसको जब देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, कि काई की अगर हम बात करते हैं, जो ब्लैक कलर का हल्का हल्का हो जाता है ना, जिसको मॉसेस भी कह देते हैं, तो यही सामान्यतः ब्रायोफाइट में शामिल होते हैं। क्योंकि वनस्पति जगत का सबसे पहला जो जीव होता है वनस्पति जगत का जैविक घटक, वो काई होता है। अगला है पन्ना और नगला कौन सी बस्तियां हैं? तो पन्ना और नगला की बात करेंगे तो ये पल्ली बस्तियां हैं। कैसी बस्तियां हैं? ये पल्ली बस्तियां हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 26, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने सिकंदर या सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था दूसरा सिकंदर। तो ये बात बिल्कुल सही था, क्योंकि वो सिकंदर से बहुत प्रभावित था और वो भी विश्व का विजेता बनने की सोच रहा था।
दूसरा है अलाउद्दीन ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शराब और जुए पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। यह बात भी यहाँ पर सही है। और यहाँ पे जब पूछा जा रहा है कूट के माध्यम से, आप देखोगे तो बी आंसर हो जाएगा कि दोनों ही कूट यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं FFSSI, फसाई जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में। और यह सर्टिफिकेट रेलवे और बस स्टेशनों को दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 का ए, कि केवल पहला तो सही है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ये जो स्पेशली रेलवे को दिए जाते हैं, न कि बस स्टेशन को। तो केवल रेलवे स्टेशनों को दिए जाते हैं, इसीलिए जो है कि ऐसा है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग अधिकरण से संबंधित प्रावधानों के संबंध में रखता है? अधिकरण की बात होती है ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल सामान्यतः 14A में आते हैं। किस में आते हैं? 14A। ये तो हो गया भाग। अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो ये 323A और B, इन दोनों में ही ये वर्णित हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, 29 प्रश्न को। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं और इनके राज्य हैं जिनको मिलान करना है आपको। तो अगर आप देखोगे दांदेली अंसी, जिसको हम कहते हैं दांदेली अंसी, तो ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा। इंद्रावती की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इटांकी की बात करेंगे तो तमिलनाडु में, और गुंडई की बात करेंगे तो ये नागालैंड में हो जाएगा। अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यहाँ पे बी ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्ट करना है। ये हम लोगों ने अंसी देखिए कर्नाटक में हो जाएगी, और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, इटांकी नागालैंड में होगी दोस्तों, और गुंडई तमिलनाडु में। यहाँ पे ये दोनों करेक्ट कर लीजिएगा, जो अपोजिट बता दिया था मैंने। तो 29 का बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल पे भारत पर आक्रमण किया था? तो मुख्य रूप से इसका जो आक्रमण था वो कब हुआ था? 1739 में, जिसने तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को जो है कि यहाँ से ले गया था। तो मुगल शासक यहाँ पे जो नादिर शाह के आक्रमण के समय थे, तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह कौन थे यहाँ पे? मोहम्मद शाह, इन्हीं का शासन हो रहा था उस समय। अगले प्रश्न को देखते हैं, 31, 10% नियम, ये सामान्यतः किसकी अवधारणा है? तो वैसे तो अगर हम इसको देखें तो ये एनर्जी के संबंध में होता है, यानी कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। तो इन्होंने जो है कि रेमंड लिंडमैन के द्वारा 10% नियम दिया गया है। अगला प्रश्न है 32, ट्रेड यूनियनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना 1920 में की गई थी। और यह बात अगर आपको मैं बता दूं, ये वैसे हिस्ट्री को भी कवर किया गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना NM जोशी के द्वारा की गई थी, नारायण मल्हार जोशी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो हमारे लाला लाजपत राय जी थे। और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से राजनीतिक दलों को प्रभावित भी करते हैं, उनसे जुड़े भी रहते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है? सर्क, जलोढ़ पंख, स्टेलामाइट्स और मोरेन। तो आप इसको जब देखेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सर्क जो है कि कोई स्थलाकृति नहीं है जो निक्षेपण से बनी हो। ठीक है, बाकी आपके जलोढ़ पंख वगैरह या स्टेलाक्टाइट्स होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं। और ये अगर हम बात करेंगे तो निक्षेपण से नहीं, बल्कि हिमाच्छादित पहाड़ों में ये आकृति पाई जाती है, अर्थात ये पहाड़ों में होती है सर्क। 34 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार है? अतिसार, पीलिया, अपेंडिसाइट्स या उपर्युक्त सभी। तो आप देखोगे यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि तीनों पाचन तंत्र के विकार होते हैं। अगर पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके तीनों ही प्रकार के रोग हो जाते हैं आपके शरीर में। अगला प्रश्न है 35, जो इकोनॉमिक्स का है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRB जो रीजनल रूरल बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? RRB की अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया है, और RRB में केंद्र सरकार की 75% हिस्सेदारी होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो अधिनियम है वो 1976 है, जिसके अंतर्गत जो पहला, अगर हम बात करें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था, तो पहला आपका प्रथमा बैंक था। कौन है? प्रथमा बैंक। और आज भी यह कार्यरत है, यूपी में मुख्य रूप से देखने को मिल
केंद्र सरकार की योगदान होती है वो होती है 50%, और दूसरा होता है राज्य सरकार, इसका होता है 15%, राज्य सरकार का 15%, और जो भी कंपनी या स्पॉन्सर्ड बैंक अपना इस्टेब्लिश करना चाहती है तो उसको चाहिए 35%। तो आप जोड़ लोगे तो 100% का योगदान हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं 36। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने लड़ा था? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या उपर्युक्त सभी? तो डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त सभी। खानवा का युद्ध दोस्तों इन्होंने 1527 में लड़ा था। कभी कभी ये युद्ध का क्रम पूछ लेते हैं, तो जब आपको समय पता होगा, इसका काल पता होगा, तो आप लगा सकते हैं। और चंदेरी का दूसरे नंबर पे 1528 में लड़ा गया था। और तीसरा है आपका जो घाघरा का युद्ध, ये आपका हो जाएगा 1529। और एक और बाबर का सबसे इम्पॉर्टेंट युद्ध है, वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे इसका सही आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो बी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न 38 का जो अभिकथन है ए, गुजराल सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और यह 1966 में प्रतिपादित किया गया था। तो अब यहाँ पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट सही है, यानी ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही। तो यहाँ पर जो है कि ना 96 नहीं होगा, मतलब ये 1996 में आया था, ना कि 1966। अगर इस आधार पे देखोगे 1966 के आधार पे, जैसे इंग्लिश में भी है, तो आपका बी होना चाहिए कि ए तो सही है, आर गलत है। लेकिन अगर 96 रहेगा तो आपके दोनों ही सही हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये आई के गुजराल साहब के द्वारा लाई गई थी योजना। अगला प्रश्न 39, निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रोटोकॉल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमिक अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो पर्यावरण से संबंधित जो प्रोटोकॉल्स आए हैं, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं आपसे। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये कब आएगा? 1987 में आएगा। फिर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो यह भी जो है कि 1987 में ही 97 में आ जाएगा ये। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कार्टेजना आएगा, ये जबकि सन 2000 में आएगा। और नागोया की बात करेंगे जहाँ पे आइची लक्ष्य की बात की गई थी, तो ये मुख्य रूप से आएगा 2010 में। तो ये आपको याद रहेगा। तो 39 का हो जाएगा डी, 1 4 3 2। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों द्वारा नियोजित कार्टेज प्रणाली क्या थी? तो जो कार्टेज प्रणाली थी वो व्यापार के लाइसेंस से संबंधित थी। अगला प्रश्न है 41, कार्बन पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं तथा महासागर में कार्बन का अल्पकालिक स्टोरेज है। ये कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों और कार्बन के स्टोरेज को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 41 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कि केवल दूसरा तो सही है लेकिन पहला नहीं। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं, मिट्टी होती है, ये भूगर्भिक संरचना, ये अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक स्टोरेज होती हैं। कैसी स्टोरेज होती हैं? दीर्घकालिक, लंबे समय तक कार्बन को अपने पास एब्जॉर्ब करके रखती हैं ये। अगला प्रश्न है 42। चलिए 42 को देखते हैं हम लोग। मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है, निम्नलिखित में से यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? तो यह टिप्पणी रैमजे म्यूर के द्वारा की गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं, लाइक नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपका कुछ नहीं जाना है, एक पैसा नहीं जाना है, तो फिर थोड़ा तो मोटिवेट हो नहीं हो पाते ना हम लोग। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा बनती है कि आप अगर एक लाइक कर देंगे तो अच्छी बात है। अगले प्रश्न की ओर है, वायुमंडलीय परतें हैं और ऊंचाई तक विस्तारित। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करेंगे, यहाँ पर अच्छा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्षोभ मंडल देखिए 18 किलोमीटर तक जो है कि होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। और आगे अगर हम देखते हैं समताप मंडल, ये आपकी 18 से 50 तक होती है। फिर मध्य मंडल की बात करेंगे तो 120 किलोमीटर नहीं होती है, बल्कि ये होती है 50 से 80 किलोमीटर तक, ओके। और आयन मंडल 400 किलोमीटर तक, ये बिल्कुल सही है कि ये 80 से लेके 400 किलोमीटर तक होती है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से बना एक डाइसैकेराइड है? तो 44 का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, लैक्टोज। और यह जो है कि मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो यह दूध में पाया जाता है, लैक्टोज। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है सरफेसी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये जो सरफेसी अधिनियम है ये सन 2002 में, और जब ये प्रभावी नहीं रह गया तब जो है कि आईबीसी अधिनियम लाया गया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अगला प्रश्न है
शेरशाह सूरी के प्रशासन में बरीद ए ममालिक यह कौन थे? तो बरीद का मतलब होता है खुफिया या गुप्तचर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, खुफिया विभाग के प्रमुख थे बरीद ए ममालिक यहाँ पर। और आगे अगर हम देख लेते हैं 47 प्रश्न को, तो ये कहता है समीक्षा करने के लिए अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किया गया है। जो अमरजीत सिन्हा समिति है यह किसके लिए अभी हाल ही में गठित की गई है? तो मनरेगा की समीक्षा करने के लिए इसको गठित किया गया, और यह मुख्य रूप से ग्रामीण विकास सचिव रह चुके हैं जो है कि पहले के। अच्छा, मनरेगा की बात करें तो दोस्तों मनरेगा योजना का प्रारंभ सन 2005 में मुख्य रूप से किया गया एक अधिनियम बना के, और 2009 में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया। इससे पहले ये नरेगा कहलाता था, और महात्मा गांधी जब जोड़ा गया शब्द तो मनरेगा हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं 48, निम्नलिखित में से कौन सा रेत खनन का पर्यावरणीय परिणाम नहीं है? यहाँ परिणाम नहीं पूछा जा रहा है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान बिल्कुल होता है, तटों के समीप जो है कि खाई बन जाती है, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र नुकसान हो जाता है। सड़कों और पुलों को नुकसान होता है, भूजल तालिकाओं की कमी होती है, और नदी के कटाव को कम करना ये इसका पर्यावरणीय परिणाम नहीं है, बल्कि नदी के कटाव को कम करना नहीं, ये तो बढ़ जाता है नदी का कटाव। ओके, 49 प्रश्न को देखें, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई है ये तो आपकी हुई है 1765, और यहाँ पर जो है कि बंगाल में द्वैध शासन शुरू होता है। अगर समाप्ति की बात करोगे तो ये 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया था, तो बिल्कुल जो मुगल शासक थे उस समय जो है कि शाह आलम द्वितीय, उनके द्वारा यह अधिकार दे दिया गया था कंपनी को, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए 49 का सी आंसर हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, 49 का सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा रहा कौन सा सही नहीं है, तो ए पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न करते हैं, बायो रेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका उपयोग दूषित भूजल को साफ करने के लिए होता है, और यह हमेशा संदूषण के स्थल पर किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो जो ऐसे शब्द आते हैं ना, हमेशा, केवल या कुल, तो ये अक्सर गलत ही हो जाते हैं। तो केवल ए वाला सही हो जाएगा कि हमेशा संदूषण के स्थल पर किया जाए, ये जरूरी नहीं है बायो रेमेडिएशन। अगला प्रश्न है 51, यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब सही की बात हो रही है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अन्य पेंशन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक भी प्राप्त होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल 51 का ए होगा कि जो 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, वृद्धावस्था में आ चुके हैं, उन्हीं को केवल ये जो है कि लाभ मिलेगा। तो ए वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। अगला प्रश्न 52, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2022 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आवेदक के पास स्नातक प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आयु सीमा 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला नहीं। क्यों पहला गलत बताया जा रहा है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि योग्यता के तौर पे केवल वो व्यक्ति 10th पास होना चाहिए। कौन क्या होना चाहिए? पास, 10th पास होना चाहिए। और इसमें जो है कि प्रत्येक माह जो है कि 1,000 रुपये इसमें दिया जाएगा, तो 1,000 रुपये भत्ता दिया जाता है। अगला प्रश्न है 53, तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे घटित होने के लिए साफ आसमान और शांत वायु वाली लंबी सर्दियों की रात की आवश्यकता होती है, और घना कोहरा इसके प्रमुख परिणामों में से एक होता है। तो बिल्कुल बात सही है। ताप व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आप स्थल खंड से ऊपर जा रहे हो तो आपका तापमान क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ दूरी के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है, और इस वृद्धि की वजह से ही क्या हो जाता है, सामान्यतः पृथ्वी पर जो है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक घना कोहरा बन जाता है। तो ये इसका प्रमाण होता है, यानी कि जाड़े में क्या होता है कि तापमान का व्युत्क्रमण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? तो भूतल क्षेत्र में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, तापमान में वृद्धि, या उपरोक्त सभी। तो आप इसका जब देखेंगे आंसर तो डी हो जाएगा कि वाष्पीकरण से इन तीनों ही प्रक्रियाओं को देखा जा सकता है। तो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न 55, सांविधिक चल निधि अनुपात यानी SLR, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह राशि
यह वह राशि है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखनी होती है। यह तो सही है। इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम यानी बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के तहत परिभाषित किया गया है। यह भी जो है कि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे मतलब ऑप्शन, इसकी गणना प्रतिदिन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ के आधार पर की जाती है। यह भी सही है। और कोई अधिकतम सीमा नहीं है लेकिन न्यूनतम सीमा 40% है, तो यही गलत है क्योंकि एसएलआर के लिए जो है कि वर्तमान में 18% की जो है कि सीमा लगाई गई है, यानी 18% तो कम से कम रखना ही होगा। और ये अप्रैल 2022 का डेटा है लेकिन आज भी 18% ही बताई जा रही है। और वहीं सीएलआर जो होता है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 4.5% होता है। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से कौन सी अकबर की नीति की विशेषता नहीं है। इबादत खाने की स्थापना बिल्कुल 1575 में की थी इन्होंने। भूमि की पूजा की स्वतंत्रता, इन्होंने खुद अपनी पत्नी को भी यह स्वतंत्रता दे रखी थी कि आप जिस धर्म की पूजा करना चाहें करिए बिल्कुल। वहीं भूमि अनुदान, तो यह भी बात सही है, लेकिन मुसलमानों को उच्च नागरिक और सैन्य पद देना ये जरूरी नहीं था। जो योग्य होगा, जो व्यक्ति योग्य था उसी को दिया जाता था। और इसमें मुख्य रूप से इन्होंने राजपूतों के साथ संबंध अच्छा रखने के लिए इन्हें ऊंचे ऊंचे पद दिए थे। जैसे मान सिंह थे, उनको सबसे अधिक मनसबदारी प्राप्त थी। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, जब बाह्य बल बढ़ा दिया जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब शरीर गति की स्थिति में होता है और इस अवस्था में घर्षण बल अधिकतम होता है और इस घर्षण को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो इस घर्षण को आपके सीमांत के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चैत्य, पूरन भगत और भ्रातृ हित प्रमुख ये जो है कि किससे संबंधित हैं, तो यह लोकगीत हैं। क्या है ये? लोकगीत हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वांगला नृत्य करती है, तो गारो जो कि मेघालय में पाई जाती है, यह मुख्य रूप से वांगला नृत्य आयोजित होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न 60, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है, तो नौटंकी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, जबकि महाराष्ट्र में अगर आप करेंगे तो यहाँ तमाशा होता है। क्या होता है? तमाशा। अगला प्रश्न है 61, IMT त्रिलाट निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है, तो IMT त्रिलाट भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये IMT त्रिलाट यानी कि इंडिया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया, तो इन तीनों के मध्य ही यह आयोजित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मेले और त्यौहार और उनके स्थान दिए हुए हैं, ये आपको मिलान करना है। जैसे दादरी का पशु मेला, अगर आप देखोगे कि दादरी का पशु मेला जो है कि तो ये हो जाएगा आपका बलिया का। एक तो पशु मेला वैसे आगरा में भी होता है लेकिन वो बटेश्वर का पशु मेला होता है। दूसरा है सुलह कुल उत्सव, यह आगरा में आयोजित होता है क्योंकि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। माघ मेला यह आपके प्रयागराज में होता है, इलाहाबाद में। और हरिदास जयंती उत्सव यह मथुरा में आयोजित होता है। तो इस आधार पे 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात दक्षिणावर्त होते हैं। प्रति चक्रवात में केंद्र पर दाब अधिक होता है। कॉरिलिस बल उष्ण कटिबंधी चक्रवात के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। वहीं बहिर्उष्ण कटिबंधी चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधी चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में सही कथन का चयन करना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, कि दूसरा और चौथा तो सही है लेकिन पहला गलत है और तीसरा भी गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त होती है। और तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि कॉरिलिस बल के द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं की जाती बल्कि हवाओं की गति को और तेज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा जो है कि चक्रवात आते हैं। तो 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही। अगला प्रश्न 64, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह तन्य और अघात वर्ध होते हैं और पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही सही हैं। आघात वर्ध का मतलब होता है कि करंट लगना, और धातु जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, पीतल, इनसे क्या होता है? बिजली का सुचालक होते हैं और यहाँ पे करंट भी पैदा होता है। और पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर सामान्य रूप से लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 65, निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद एफएसडीसी के गठन की सिफारिश की? उर्जित पटेल समिति, रघुराम राजन, उदय कोटक या नरसिम्हन? तो आप इसको देखोगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। और इसकी जो स्थापना की गई थी ये 2010 में की गई थी, जो कि वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक सर्वोच्च परिषद है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता की, तो इसकी अध्यक्षता मुख्य रूप से वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है, और इसी तरीके से जीएसटी की अध्यक्षता भी वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। और मनसबदारी में होता क्या है, एक तो होता था जात पद और एक होता था सवार पद। जो सवार पद था ये उसके सैनिक उत्तरदायित्व को शो करता था, और जो जात पद होता था वो उसके पद को शो करता था हायरार्की क्रम में। अगला प्रश्न 67, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह का अनुप्रयोग है, यानी कि एप्लीकेशन है? आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन या नेविगेशन या उपयुक्त में से सभी? तो डी हो जाएगा कि जो सैटेलाइट्स हैं वो इन तीनों के ही बारे में जानकारी हमें प्रदान करते हैं। 68 प्रश्न है, अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है, गुफाएं एक लंबवत चट्टान पर बनी हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 68 का सी, कि केवल दूसरा तो सही है, लेकिन ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है, न कि आपके एमपी में। तो महाराष्ट्र में भी कहाँ पे है ये? तो औरंगाबाद में है। कहाँ पे है दोस्तों? औरंगाबाद में। अगला प्रश्न 69, ब्राह्मी लिपि को 1837 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, और इस समय यह लिपि ये अशोक के अभिलेख पर पढ़ रहे थे। तो इसीलिए दूसरा प्रश्न भी बनता है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अब यहाँ पर हम कुछ कूट दिए हुए हैं जिसमें मंदिर हैं और उनकी लोकेशन है। मोढेरा की बात करेंगे तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है, सूर्य नारायण और कोणार्क और मार्तंड। अब आप देखोगे कि ओडिशा का जो है कि कोणार्क मंदिर है, वहीं मार्तंड जो है कि मार्तंड का सूर्य मंदिर जो ललितादित्य के द्वारा बनवाया गया जम्मू कश्मीर। और सूर्य नारायण की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस आधार पे अगर आप देखोगे कूट के आधार पे जो मैंने मिलाया है तो 70 का हो जाएगा डी। 4 3 2 1। आप देखिए ये रहा 4, ये रहा 3, ये रहा 2 और ये रहा 1। अगला प्रश्न 71, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की जो है कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए। और बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, बस लगातार आप रिवीजन करिए। हमारे क्लैंस एकेडमी चैनल पर आप लोगों के लिए इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया कि अगर आप उसे आज से ही रिवीजन करना शुरू कर देना, मैराथन्स के, टेस्ट सीरीज़ के और पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे कंटेंट्स हैं, जिससे आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो सकेगी कि आपका प्रीलिम्स तो बिल्कुल 95+100+ क्वेश्चन आपके सही हो ही जाएंगे। बस आपको मेहनत करनी होगी मेरे साथ, और मैं जब मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आपको भी अपने लिए ही, मेरे लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करनी होगी। अब जल्दी ही 1 से 2 दिन में, बस 1 से 2 दिन में मैं आपके लिए यूपी स्टैटिक जो पोर्शन होते हैं, यूपी के जो करंट अफेयर और साथ ही साथ यूपी का जो जीके है, चाहे वो फिजिकल हो, हिस्टोरिकल हो, पॉलिटिकल हो या सामाजिक हो, हर प्रकार की डिटेल्स लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। एक क्लास जो हो सकता है बड़ी क्लास हो जाए 2 से 3 घंटे की, या फिर हो सकता है कि वो छोटी क्लास हो, और वो जल्दी ही आपके लिए मैं लेके आऊँ जिससे आपका एक ही क्लास में यूपी ख़त्म हो जाए। इस संडे से पहले पहले ज़रूर आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आइए फिर से क्वेश्चन पर आते हैं 71 पर। 71 में दिया हुआ है कला और शिल्प और यहाँ पे स्थान। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मैच करना है। अगर आप देखोगे स्टोन क्राफ्ट यानी कि जो पत्थर के जो बनते हैं सामान छोटे छोटे, वो आगरा में बनते हैं। पीतल के बर्तन मुरादाबाद में, किंकाप जो होते हैं ये वाराणसी में, और मिट्टी के बर्तन जो है कि खुर्जा में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? खुर्जा में। और अगर इसी तरीके से कहा जाए कांच के बर्तन या कांच की चूड़ियाँ, तो वो फिरोजाबाद हो जाएगा, और चिकनकारी लखनऊ में हो जाएगा। तो 71 का तो हो गया आपका डी। 72 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग पर अशोक की विजय को दर्शाता है? तो ये 13 नंबर का जो शिलालेख था, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के बाद जो है कि अशोक ने क्या किया, युद्धपात करना छोड़ दिया, यानी वो नरसंहार करना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि कई हजारों लोगों की उसने जान ले ली थी। इसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाता है और बौद्ध धर्म के माध्यम से अहिंसा का पालन करते हुए अपने जीवन का जो है कि पालन करता है अपने जीवन में।
73 प्रश्न है। यहाँ पे कुछ नदी हैं और ये प्राचीन नाम पूछे जा रहे हैं आपसे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार ऋग्वैदिक घटनाओं में, मतलब ऋग्वेद में भी इनके नाम अलग अलग हैं, हड़प्पा काल में भी अलग हैं। तो आप देखोगे घग्गर की बात करेंगे तो इसको दृशदती कहा जाता है, झेलम की बात करेंगे तो इसको वितस्तता कहा जाता है, गंडक की बात करेंगे तो इसको सदानीरा कहते हैं, सतलज की बात करेंगे तो इसको सतुद्री कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है 74। परमाणविक मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थॉमसन के परमाणु मॉडल ने कहा कि एक परमाणु में एक धनात्मक रूप से आवेशित क्षेत्र होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु का एक धनात्मक रूप से आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। तो 74 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? अगर आप बात करोगे हिमाचल प्रदेश की तो आंसर हो जाएगा आपका 75 का ए, सिप किला। जबकि नीतिला ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। नाथुला की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। ओके, अगला प्रश्न है 76। निम्नलिखित में से कौन सा एंजल्स के नियम के संबंध में सही है? जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम हो जाती है, या जैसे जैसे आय बढ़ती है आपका खाद्यान्न की खरीद बढ़ती है, जैसे जैसे आय घटती है और खाद्यान्न की खरीद भी घटती है, या उपर्युक्त में से कोई सा नहीं। तो 76 का आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम होती जाती है, क्योंकि वो उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर चल देते हैं और खाद्यान्न की जगह लिक्विड जो है कि आइटम को ज़्यादा परचेस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के विद्वानों में शामिल था? अब अल कादिर बदायूनी, अबुल फजल इब्न मुबारक, या अब्दुल हमीद लाहौरी। तो यहाँ पर जो आप इसका उत्तर देखेंगे वो हो जाएगा 77 का डी, कि ए और बी दोनों ही हैं, जबकि लाहौरी इनके समय में नहीं था। तो बदायूनी थे और साथ ही साथ अबुल फजल थे। अगले प्रश्न को देखते हैं 78। माइक्रोवेव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है और वे तारों द्वारा उत्सर्जित होती हैं। तो केवल पहला तो सही है, लेकिन ये जो लिखा जा रहा है कि तारों द्वारा उत्सर्जित होती है, ये यहाँ पर गलत है। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 79। वास्तुकला की पल्लेडियन अवधारणा प्रस्तुत करती है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मुगल द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, पुर्तगाली द्वारा, या फ्रेंच द्वारा? तो आप इसको देखेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रिटेन के द्वारा पल्लेडियन जो है कि कला थी, इसका जो है कि विकास किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निजामाबाद यह प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भाई? निजामाबाद की बात करें, वैसे तो ये मुख्य रूप से आजमगढ़ में आता है, लेकिन देखते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ब्लैक पॉटरी, यानी कि जो काले रंग के जो बर्तन बनाए जाते हैं, यानी कि मृदभान टाइप के, तो उसके लिए फेमस है। और ये निज़ामाबाद आपका कहाँ होता है? आजमगढ़ में होता है। 81 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? रायपुर, नई दिल्ली, रांची, भोपाल। तो 81 का ए हो जाएगा, तीसरा संस्करण राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का रायपुर में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भीमबेटका चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भोपाल, मध्य प्रदेश की विंध्यन पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज दयाराम साहनी ने की। चित्रों में प्रयुक्त ब्रश पौधे के रेशों से बने होते थे और इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। तो 1, 3, 4 तीनों ही सही हैं, लेकिन दूसरा नहीं, क्योंकि इसकी जो खोज है वो दयाराम साहनी ने नहीं की है, क्योंकि दयाराम साहनी तो हड़प्पा के स्थलों से संबंधित है, और जबकि ये किससे संबंधित है? ये प्रागैतिहासिक काल के समय में संबंधित है। और इसकी खोज जो है कि मुख्य रूप से वाकड़कर ने की थी। किसने की थी? मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, VS वाकड़कर। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वाकड़कर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है 83। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रावी नदी के तट पर, तो आप देखोगे हड़प्पा हो जाएगा सही, क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, जबकि मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पे। और मोहनजोदड़ो का जो नाम है वो क्या होता है? मृतकों का टीला। अगर बनवाली की बात करेंगे तो ये आपका हरियाणा में है और यह सरस्वती नदी पर है। सुत कांगेडोर की बात करेंगे तो यह भी जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण तट है, और यह मुख्य रूप से जो है कि सिंधु घाटी का पश्चिमी जो है कि स्थल होता है। अगला प्रश्न है 84।
आधुनिक आवर्त सारणी के प्रचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा रहा संयोजी इलेक्ट्रॉन बाईं ओर से दाहिनी ओर घटते हैं। किसी आवर्त सारणी में धात्विक गुण दाहिनी ओर घटता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कूट था दोस्तों। आइए, तो यानी कि चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही होगा कि विद्युत धनात्मक समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, तो 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। लेकिन एक प्रश्न आपको मैं यहाँ पे बोनस के तौर पे दूंगा कि जो कभी आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, दक्षिण गंगा लिखा है तब तो गोदावरी हो गया, लेकिन अगर इसी प्रश्न को, मान लीजिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, दक्षिण गंगा की जगह दक्षिण की गंगा, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, दक्षिण की गंगा अगर लिख दिया जाए तो ये उत्तर आपका कावेरी हो जाएगा। तो बस की हटा दो, केवल दक्षिण गंगा रहेगा, तो गोदावरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सेट, जिसको हम कह सकते हैं सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक गैर सांविधिक निकाय है। यह पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है और उनका निस्तारण करता है। तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गैर सांविधिक नहीं बल्कि सांविधिक यानी वैधानिक निकाय है। इसको जो है कि बाकायदा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम यानी जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, सेबी के अंतर्गत इसको बनाया गया और सेबी 1992 में ही सांविधिक दर्जा प्राप्त कर चुकी है। अगला प्रश्न है 87, हाल ही में समाचार में रहा ग्रेट नॉट क्या है? एक पक्षी है, मकड़ी है, सांप है या मेंढक है? तो सही आंसर हो जाएगा ए। यह एक प्रकार का पक्षी है जो केरल के तट पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? केरल के तट पर। अगला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के कारण सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष क्या होता है? जो सिलियरी पेशी होती है जो हमारे आंखों में पाई जाती है, जब धीरे धीरे ये उम्र बढ़ने पे कम होने लगती है तो इसको हम लोग कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रेसियोपिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्रेसियोपिया। क्योंकि ये उम्र बढ़ने के साथ साथ आँखों की जो समंजन क्षमता होती है सामान्य तौर पे कम हो जाती है और यहाँ पे जो है कि धीरे धीरे क्या होता है, दूर की वस्तुएं देखने में कठिनाई होने लगती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे लोक नृत्य हैं और क्षेत्र हैं। दुमहल की बात करेंगे तो दुमहल कहाँ होता है भाई? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जम्मू कश्मीर में होता है और यहाँ पे पूछ भी रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। घूमर की बात करेंगे तो घूमर राजस्थान में होता है। ये आपने गाना भी सुना होगा, एक मूवी का है कि घूमर घूमर करके, तो ये गलत है। लावड़ी की बात करेंगे तो ये भी गलत है क्योंकि लावड़ी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में होती है। और पंडवानी की बात करेंगे तो ये कहाँ होता है? आपका छत्तीसगढ़ में। तो आपसे पूछा जा रहा है सही सुमेलित, तो 1 और 4 सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी और नृत्य का यह रूप रामायण और महाभारत की महाकाव्य कथाओं में वर्णित है। तो आप देखेंगे केवल दूसरा सही है, पहला गलत, क्योंकि इसकी उत्पत्ति यूपी में हुई थी और मुख्य रूप से इसके लिए लखनऊ घराने को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लखनऊ घराने को। 91 प्रश्न, भगवान नटराज की मूर्ति को किस राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया था? तो भगवान जो नटराज हैं जो कि एक नृत्य के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, कि चोल शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 92, यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं हैं? प्रदेश हैं और लोक नृत्य हैं। तो अगर आप देखेंगे असम में भोरताल होता है, गोवा में फुगड़ी होता है, त्रिपुरा में होजागिरी होता है और महाराष्ट्र में जो राउत नाच दे रहा है ये नहीं होता राउत नाच, बल्कि छत्तीसगढ़ में होता है। CH मतलब छत्तीसगढ़। तो डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राउत नाच नहीं बल्कि परवी नाच होता है। कौन सा होता है? परवी नाच। और दूसरा अभी मैंने ऊपर प्रश्न बताया, लावड़ी भी यही होता है। अगला प्रश्न है 93, यहाँ पर पदाधिकारी हैं और उनके कार्य हैं। ठीक है, पदाधिकारी और उनके, तो पहला है भागा दुगा लेखाकार या सुता, संदेशवाहक, पालागल, कर संग्राहक या अक्षपवाप, रथ सारथी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अगर हम लोग ढंग से मिलान करें फिर से, तो भागा दुगा की बात करेंगे तो कर संग्राहक है, अगर सुता की बात करेंगे तो यह रथ सारथी है, पालागल की बात करेंगे तो ये संदेशवाहक है,
ठीक है। और अगर रक्षक आपकी बात करेंगे तो लेखाकार है। तो सही आंसर हो जाएगा 93 का सी, 3 4 2 1। और ये मुख्य रूप से वैदिक काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैदिक काल से। अगला प्रश्न, दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक या एंटीबायोटिक को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दवाइयाँ हम लोग खाते हैं तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि एनाल्जेसिक को रूप में जाना जाता है, दर्द निवारक यानी कि पेन किलर के रूप में। और अगले प्रश्न को देखें 95 को, जो जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की कमी होती है। छोटे जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए कूट का प्रयोग करके। तो आप देखोगे बी ऑप्शन हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गिनी गुणांक निम्नलिखित में से किस वक्र से प्राप्त होता है? जो गिनी गुणांक होता है, जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, यह मुख्य रूप से लॉरेंज वक्र द्वारा हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 97, लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। तो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा यह जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर मापता है, किसको मापता है भाई वोल्ट मीटर? अगर आप देखोगे तो ये समानांतर क्रम में किसी परिपथ में संभावित विभवांतर को मापता है। तो 98 का हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है 99, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, और यह मुख्य रूप से वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान स्थापित की गई थी। तो 99 का हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला प्रश्न है आपका 100, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में कौन से कथन सही हैं? यह केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक उप योजना है। तो यह बात बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ फोकस करना है कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि सभी, यानी सभी सार्वजनिक और निजी अस्पताल में सुविधा मिलेगी। तो ये भी सही है। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2। सिलंबम जो है कि सिलबम मार्शल आर्ट का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका बी, कि तमिलनाडु में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसकी प्रैक्टिस तमिलनाडु में होती है। अगला प्रश्न है 102, निम्नलिखित में से किस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया है? मिशन स्नेह, मिशन सहायता या निपुण भारत, या उपयुक्त में से डी? तो सही हो जाएगा निपुण भारत। निपुण भारत के द्वारा कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को निपुण करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 103, पूछा जा रहा है, पूर्व मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य से पहले की स्थिति में निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उनके शासन काल के काल अनुक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले आएगा बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। उसके बाद आपका कौन आएगा भाई? पहले नंबर पे अजातशत्रु आ जाएगा, जो इसी को मार के जो है कि बैठता है। फिर आएगा कालाशोक और फिर आएगा महापद्मनंद। तो 103 का हो जाएगा डी आंसर आपका सही। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन के लिए प्रदूषक नहीं होना चाहिए। जैव आवर्धन होने के लिए तो मुख्य रूप से क्या लिखा है? दीर्घजीवी, गतिशील या वसा में घुलनशील, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रदूषक किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो इनमें से किसी भी प्रकार का प्रदूषक नहीं होना चाहिए, तभी जो है कि बायोमैग्निफिकेशन की घटना अच्छी तरीके से चलेगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 105, निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? मांडोवी, कालिंदी, जुआरी, साबरमती। तो आप देखेंगे कि इसका जो उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा कि साबरमती, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, तो ये किधर की ओर बहती है? अब आप यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये पश्चिम की ओर का मतलब ये सह्याद्री के पश्चिम देखा जाएगा, न कि पूरे भारत के पश्चिम में। तो इसलिए यहाँ पे साबरमती हो रहा है। अदरवाइज तो साबरमती पश्चिम में बहती है, लेकिन ये सह्याद्री पे नहीं बल्कि सह्याद्री से ऊपर बहती है, इसलिए यह आंसर यहाँ पे सही माना गया है, डी आंसर। और 106 प्रश्न, जब कीमतें 2 या 3 अंकों की दर जैसे कि प्रतिवर्ष 30%, 100% से बढ़ती है तो इसे क्या कहा जाता है? किस प्रकार की मुद्रास्फीति कहते हैं? तो इसको गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहते हैं, जो कूद कूद के जो है कि बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है, और ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है किसी भी देश की स्थिति के लिए। अगला प्रश्न, ब्लैक कोरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कोरल फिल्टर फीडर हैं और छोटे जंतु प्लावकों को खाते हैं। यह उथले पानी और 8000 मीटर से अधिक की गहराई में पाए जाते हैं। तो 107 का हो जाएगा बी, ये दोनों ही सही है। 8000 मीटर कह दीजिए, या 28000 फीट की गहराई में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न,
108 यहाँ पे स्रोत हैं और यहाँ पे उधार ली गई विशेषताएं हैं जो संविधान में ली गई हैं, जो कि आपको देखने को मिलती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि अगर हम देखेंगे आयरिश संविधान, तो आयरिश संविधान से भाई क्या लिया जा रहा है, तो ये लिया जाएगा इसका आयरिश संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली जाएगी। और अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 है इसको लिया गया है। वहीं जापानी संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। तो इस आधार पर आप देखोगे तो 108 का बी आंसर हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है 109, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार है भाई, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न 110, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, बुद्धचरित, विक्रमवर्षियम या सारीपुत्र प्रकरण या सौंदरानंद। तो इसका हो जाएगा सी, 1, 2, 4। तीसरा वाला इसका सही नहीं है, क्योंकि विक्रमोवर्षियम जो है कि मुख्य रूप से जो विक्रमादित्य की कहानी के बारे में है, यह कालिदास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, कालिदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम कितना जो है कि ऋण मिल सकता है। तो अधिकतम जो यहाँ पे ऋण की बात रखी गई इस बार बजट में, तो वो रखी गई है 25 लाख। तो 25 लाख तक का ऋण यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन की स्थापना की गई है। तो सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल के द्वारा की गई है। वहीं निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ लेख नहीं मिले हैं, तो गिरनार, मेरठ, कंधार, कौशाम्बी। तो आप देखोगे इसका जो उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे गिरनार में यह जो है कि अभिलेख यहाँ से नहीं प्राप्त हुए, जबकि कंधार यानी अफगानिस्तान, कौशाम्बी, मेरठ का टोपरा, ये सभी के सभी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, प्रेयरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो प्रेयरी जो घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में इसको हम कहते हैं। जबकि यूरेशिया की बात करेंगे या यूरोप में तो स्टेपीज होता है। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पे पम्पास पाया जाता है। और अफ्रीका की बात करेंगे तो यहाँ पे सवाना पाया जाता है। अगला प्रश्न है 115, इंडो गंगा बेसिन निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा भूकंप जोन 4, और इसी में हमारा प्यारा यूपी भी इसी में आता है। अगला प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध उत्पादन होता है किससे होता है भाई पीली क्रांति के बारे में, तो ये हो जाता है तिलहन से, तिलहन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है इस बार जो है कि, तो 61 रैंकिंग है इसकी। अगला प्रश्न, किसकी प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा जाता है। किसने प्रस्तावना को, सॉरी प्रश्न लिखा हुआ है कि किसने प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा है, तो अर्नेस्ट बाकर ने कहा है। अगला प्रश्न है, रानीपुर टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, यह उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 119 का, वो हो जाएगा डी। तीसरा और चौथा तो सही है कि यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, और चौथा उत्तरी जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में। बघेलखंड क्यों गलत है, क्योंकि यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड में आता है। किस में आता है, बुंदेलखंड, अर्थात उसमें अगर हम जिले की बात करेंगे तो चित्रकूट में आता है। और यह उत्तर प्रदेश का पहला नहीं बल्कि चौथा टाइगर रिजर्व है, क्योंकि पहला तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला प्रश्न है 120, उत्तर प्रदेश निवेश मित्र निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाता है, के लिए उद्यमी अनुकूल उपयोग है, और पोर्टल उत्तर प्रदेश में व्यवसायों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कतरनिया घड़ियाल संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विकसित किया गया है। यह बाघ, राइनो, गंगेटिक डॉल्फिन सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का पर्यावास भी है। तो यहाँ पर जब देखेंगे आप कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और कतरनिया घड़ियाल जो होता है मुख्य रूप से बहराइच जिले में डेवलप किया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगर हम मौर्य प्रशासन के आधार पर देखेंगे तो यानी मौर्यों में जो है कि जो प्रशासन की बात होती थी, तो देखिए सीताध्यक्ष कृषि से है, पत्तनाध्यक्ष बंदरगाह से, लक्षणाध्यक्ष सिक्कों की ढलाई से, वहीं जो पौतवा अध्यक्ष था ये आबकारी नहीं बल्कि नाप तौल से संबंधित था। जो वस्तुओं की जो नाप तौल होती थी या वजन या माप, इनसे संबंधित था। अगला प्रश्न है 124,
झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिम्नेटिक क्षेत्र झील के किनारे के क्षेत्र के निकट है। लिटोरल जोन खुले पानी का क्षेत्र होता है जहाँ प्रकाश आमतौर पे प्रवेश नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न 125, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय का हिस्सा है? तो मध्य हिमालय की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा। धौलाधर जो है कि होगी, पीर पंजाल भी होगी और मसूरी रेंज भी होगी, लेकिन लद्दाख रेंज नहीं होगी, क्योंकि जो लद्दाख रेंज है ये मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय की रेंज मानी जाती है। अगला प्रश्न है 126, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 2, 3। इसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल आएंगे, न कि असम। असम नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न, गोवा यानी कि ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और पवन ऊर्जा परिषद यानी कि वैश्विक पवन ऊर्जा। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और बी दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एन संजीव रेड्डी एकमात्र अब तक निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग की चर्चा 61 आर्टिकल में, यह भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहर में होगा, जो 2023 में होने वाला यूनिवर्सिटी गेम। तो ये कहाँ कहाँ पे होगा? ये 4 जिलों में जो है कि आयोजित किया जाएगा। एक तो लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपी में जो G20 की लगभग 11 मीटिंग्स होने वाली हैं वो यूपी के 4 जिलों में आयोजित हैं, और वो 4 जिलों के नाम आप लोग बताइएगा। ये मैंने यूपी के जो टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे थे यूपी स्पेशल, उसमें भी इस चीज़ को कवर किया था। तो देखते हैं कि आप लोगों ने कितना याद रखा है, कितना रिवीजन किया है, तो इसको भी चेक कर लिया जाएगा यहीं से। भारतीय जैविक डेटा बैंक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद, और ये जो फरीदाबाद आता है ये हरियाणा में आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 131, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस कार्यक्रम के तहत 18 साल तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें कुछ बीमारियों का इलाज मुहैया कराया जाता है। मोबाइल स्वास्थ्य टीम चिन्हित स्थानों पर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए और बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के प्रावधान करता है, किससे संबंधित है भाई 243 के? तो ये पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां निम्नलिखित में से किस शिलालेख में दर्ज हैं? तो ये नासिक शिलालेख में दर्ज हैं। इसके बारे में जो भी जानकारी मिलेगी वो हमें नासिक शिलालेख से ही देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर एक क्षेत्रीय पहल है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की ये बात कर रहा है। तो इसमें क्या उत्तर सही हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ए और बी, यानी ए और बी इन दोनों की ये वैश्विक पहल है। अगला प्रश्न 135, यहाँ पे जल संचयन की प्रणाली है और यहाँ पे राज्य दिए हुए हैं कि कौन से राज्य जल संचयन की इस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप देखेंगे, प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर जिंग की बात करेंगे, आपतानी प्रणाली, बावरी और झाबो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1, 2, 4, 3, यानी जिंग हो जाएगा लद्दाख में, आपतानी प्रणाली अरुणाचल में, बावरी राजस्थान में और झाबो नागालैंड में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये दंती दुर्ग थे। कौन थे दोस्तों? दंती दुर्ग। और इनकी जो राजधानी थी राष्ट्रकूट की वो कौन सी होती थी? मान्यखेत। अगला प्रश्न है, UNFCCC के निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में मीथेन अलर्ट और रिस्पांस सिस्टम लॉन्च किया गया? COP25, COP27, COP26 और COP24। यानी कि मीथेन के जो उत्सर्जन से संबंधित जो अलर्ट है ये किस में आयोजित किया गया? तो COP27, जो कि अभी कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये मिस्र में आयोजित हुआ है, शर्म अल शेख शहर में। तो यहाँ पर मीथेन अलर्ट रिस्पांस सिस्टम लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये 10 राज्य हैं दोस्तों, इनका आप लोग जरूर एक शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में शामिल है। तो नागालैंड की बात करेंगे तो ये सामान्यतः 1963 में बनता है।
सिक्किम की बात करेंगे तो ये 1975 में बन जाता है। तो इसी तरीके से और भी जो आपके बनते हैं, जैसे महाराष्ट्र गुजरात की बात करेंगे तो ये 1960 में बनते हैं। वहीं नागालैंड आपको बता दिया, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये 1972 में बनते हैं। तो इस आधार पे जो आप मैच करेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3 4। आप देख सकते हैं 2 1 3 4। अगला प्रश्न है यहाँ पे 139, निम्नलिखित में से किस कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो यह जो आपका प्रश्न हो जाएगा यूपी स्पेशल माना जाएगा और ये गोरखपुर में जो है कि ओपन किया जाएगा। अगला प्रश्न 140, हरित कौशल विकास कार्यक्रम GSDP निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 140 का, वो क्या हो जाएगा, सी, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, काला नमक चावल गोरखपुर, अगला है रटौल आम बागपत, सुरखा अमरूद प्रयागराज और देसावर पान कानपुर। तो ये मिलान करने के लिए दिया गया, तो आप देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो देसावर पान है ये महोबा में है। कहाँ पे है, देसावर पान महोबा। जबकि कानपुर के किस प्रोडक्ट को मिला है, तो सत्तू, जो हम लोग चने का सत्तू खाते हैं ना, उसके लिए। परमादेश रिट जारी होती है, किसके लिए जारी होती है भाई, परमादेश रिट, तो हम आज्ञा देते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के लिए ही जारी नहीं हो सकती, बाकी सभी के लिए जारी हो सकती है। अगला प्रश्न है 143, शक संवत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, समुद्रगुप्त, मिनांडर, गोंडोफर्नेस और कनिष्क। तो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में जो है कि इस शक संस्थापक को, मतलब शक संवत जो है कि शुरू किया गया, और भारत सरकार के द्वारा भी इस संवत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। तो इसका जो प्रयोग किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा प्रयोग किया गया था। किसमें, नॉर्मन मायर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है 145, आइए देख लेते हैं इसको भी। सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जलीय सूखे को मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी सूखे का परिणाम तब होता है जब विभिन्न भंडारों, जलाशयों, पानी की उपलब्धता उस मात्रा से कम हो जाती जो वर्षण की भरपाई कर सकती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न है 146, तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक तो हुआ था आपका 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। और ये दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान और ये मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में तोखू एमोंग महोत्सव मनाया गया है। तो ये हो जाएगा नागालैंड में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 किस प्रकार का एक संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या ए और बी दोनों ही सही है। तो ए और बी दोनों सही, क्योंकि संवैधानिक और कानूनी दोनों ही प्रकार के अंतर्गत यह आता है 265। अगला प्रश्न है 149, यहाँ पे भूमि का विभाजन है और संगम काल के दौरान उन्हें किन नामों में जाना जाता था, इसकी बात हो रही है। अगर हम बात करें पहाड़ी पथ, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं, तो बस उनका हमें चयन करना है। तो देखो पहाड़ी पथ कुरुंजी होता है मुख्य रूप से, और चरवाहा की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से मलुई कहलाता है। तो 1 और 2 तो सही है, बाकी तट और कृषि ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो अगला और लास्ट प्रश्न है, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। तो जो लिमोनाइट होता है दोस्तों, वो मुख्य रूप से लौह का अयस्क होता है, यानी कि लोहे का लौह अयस्क के रूप में जाना जाता है। और लोहे के 3 अयस्क होते हैं। पहला अयस्क होता है आपका हेमेटाइट, क्या होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है आपका मैग्नेटाइट, और तीसरा होता है आपका लिमोनाइट, जो ये प्रश्न में पूछा गया। तो ये तीनों ही मुख्य रूप से जो है कि भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आपके टेस्ट नंबर 9। कौन सा टेस्ट था ये, तो ये था आपका टेस्ट नंबर 9। और अब इसी के साथ आपको जो है कि और भी क्लासेस मिल जाएंगी, वो मिलेंगी आपको ध्येय IAS के जो है कि टेस्ट पेपर, जो कि यूपी PCS के लिए मैम के द्वारा कराए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब चैनल के माध्यम से विजन IAS और दृष्टि IAS इनके टेस्ट पेपर UPSC के लिए कराए जाएंगे, जो आपके UPSC के कंपटीशन एग्जाम और यूपी PCS दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरीके से आप लोगों को कंटेंट लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।